हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण का क्लास 5 का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है अविकारी शब्द। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि कुछ शब्दों के रूप लिंग वचन कारक आदि के कारण बदलते हैं। क्या बदलते हैं? शब्दों के रूप लिंग वचन कारक आदि के कारण बदलते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। परंतु कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके रूप नहीं बदलते। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं प्यारे बच्चों कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, हम कल मुंबई जाएंगे। मैं रोज व्यायाम करता हूं, हम रोज व्यायाम करते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों के रंगीन शब्दों कल रोज में किसी तरह का बदलाव या विकार नहीं है। ये कल रोज यहां आपकी एक वचन है, यहां बहुवचन है। इसी प्रकार से यहां भी एक वचन, यहां बहुवचन है। तो आप देख रहे हैं कि कोई विकार नहीं हो रहा है, ये हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं, जिनका रूप लिंग वचन या कारण कारक के कारण नहीं बदलता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अविकारी या अव्यय शब्द। परिभाषा देखते हैं अविकारी शब्दों की कि जिन शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के प्रकार, अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये क्या है? अव्यय के 4 प्रकार। तो प्यारे बच्चों इनको परिभाषा के और उदाहरण के माध्यम से 1 by 1 समझते हैं। इसमें पहला है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज हम घूमने जा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं? तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों? क्रिया की विशेषता अर्थात घूमने जाने की विशेषता क्या बता रहा है? आज। कब जा रहे हैं? आज। आप कहां जा रहे हैं? अर्थात जाने की विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? जल्दी जल्दी। क्रिया की विशेषता कौन से शब्द? जल्दी जल्दी। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं कि इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय, स्थान, रीति तथा परिमाण के बारे में पता चलता है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण? 4 प्रकार के, जिसमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन पदों से क्रिया के होने का समय या अवधि का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम चेन्नई कब जाओगे? काल अथवा उसके समय का पता चलता है। हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं। कब जाते हैं? हम प्रतिदिन जाते हैं। इन वाक्यों में कब, प्रतिदिन क्रिया के काल की सूचना दे रहे हैं, अर्थात क्रिया कब हो रही है उसके समय की सूचना दे रहे हैं, काल की सूचना दे रहे हैं। ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के पहले कब जोड़कर प्रश्न पूछ सकते हैं। तब, जब, कल, परसों, आज आदि कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, जहां से हमें उनके समय का पता चलता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन पदों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का पता होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे राधा उधर खेल रही है। कहां खेल रही है? कौन से स्थान पर? उधर खेल रही है। तो उधर क्या है प्यारे बच्चों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है यहां बंदर
बैठा है। कहां बैठा है बंदर? यहां बैठा है। इन वाक्यों में उधर, यहाँ क्रिया के होने का स्थान को बता रहे हैं। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, इस ओर, सामने, पीछे आदि शब्द कैसे हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहां प्रश्न का उत्तर देते हैं, अर्थात स्थान का पता हम कैसे कर सकते हैं कि कहां पर, तो कहां से उसके स्थान का पता चलता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन पदों से क्रिया के होने या करने के ढंग या रीति का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया के होने के ढंग या क्रिया के होने का पता चलता है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, किस ढंग से चलता है? धीरे धीरे चलता है। मेरी कार तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है? किस ढंग से, अर्थात कैसे चलती है? तेज चलती है या तेज दौड़ती है। इन वाक्यों में धीरे धीरे और तेज क्रिया की रीति का ढंग बता रहा है, अर्थात क्रिया के होने का तरीका या उसकी होने का या कार्य के करने की रीति का तरीका बता रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार रोते रोते, हंसते हंसते, जल्दी जल्दी, परिश्रम पूर्वक, चुपके चुपके आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे प्रश्न से की जा सकती है, हमें उसका तरीका ढंग कैसे पता चलेगा? कैसे का प्रश्न करके। नेक्स्ट होता है प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक परिमाणवाचक का अर्थ समझाना चाहूंगा कि परिमाण का क्या अर्थ होता है। हमने यह सर्वनाम में भी पढ़ा होगा, हमने यह विशेषण में भी पढ़ा है और अब यह क्रिया विशेषण में भी पढ़ रहे हैं। परिमाणवाचक अर्थात परिमाण का अर्थ प्यारे बच्चों मात्रा या एक किसी वस्तु की नापतोल से होता है। तो सभी जगह सर्वनाम में भी और क्रिया विशेषण में भी और विशेषण में भी इसका अर्थ उसकी क्रिया की परिमाण, मात्रा या नापतोल से होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ज्यादा मत बोलो, परिमाण या मात्रा, अर्थात ज्यादा कम बोलो या ज्यादा बोलो, तो कम क्या होगा प्यारे बच्चों और ज्यादा उसका परिमाण, क्रिया विशेषण। थोड़ा खाओ खूब चबाओ, कितना खाओ? थोड़ा, और कितना चबाओ? खूब चबाओ। तो ये थोड़ा और खूब क्या है प्यारे बच्चों? परिमाणवाचक, अर्थात ये मात्रा को संकेत कर रहे हैं। इन वाक्यों में ज्यादा, थोड़ा तथा खूब क्रिया की मात्रा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्रिया की मात्रा। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार बहुत, थोड़ा, ज्यादा, कम, उतना, लगभग आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसकी पहचान कितना प्रश्न से कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों संबंध बोधक अव्यय। कैसे? संबंध बोधक अव्यय। जो अविकारी शब्द या अव्यय वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि मेज के ऊपर किताब है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है प्यारे बच्चों कि मेज और किताब में क्या संबंध है कि वो उसके ऊपर है, अर्थात किताब मेज के ऊपर है। तो इसमें संज्ञा क्या है? मेज क्या है? ये संज्ञा, और ये किताब भी एक संज्ञा है, अर्थात एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के बारे में बता रहा है, अर्थात उसका संबंध बता रहा है। ये कैसे संबंधित है कि एक दूसरे के ऊपर है। इसी प्रकार से पेड़ के नीचे टोकरी रखी है, कूलर के पास कुर्सी है, कमरे के पिछवाड़े एक अलमारी है। इन वाक्यों में मेज और किताब, पेड़ और टोकरी, कूलर और कुर्सी
तथा कमरे और अलमारी के बीच संबंध को, के ऊपर, के नीचे, के पास और के पिछवाड़े शब्द बता रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक अव्यय कहते हैं, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, एक दूसरे से संबंध। संबंध बोधक अव्यय के पहले के, से, में जैसे परसर्ग का प्रयोग होता है, अर्थात उस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर इनके पहले परसर्ग न हो तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेज के ऊपर किताब है, इस वाक्य में ऊपर क्रिया विशेषण है। क्या है? ऊपर क्रिया विशेषण। परंतु के ऊपर होने पर यह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय के कुछ अन्य उदाहरण के कारण, के बीच, से पहले, के बाद की भांति आदि क्या है प्यारे बच्चों? संबंध बोधक के ये संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, समुच्चय बोधक। जो शब्द दो पदों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि राम और रहीम बगीचे में खेल रहे हैं, अंदर जाइए और काम कीजिए। यहाँ प्यारे बच्चों ये किसे जोड़ रहा है? दो पदों राम और रहीम को। कौन खेल रहे हैं बगीचे में? रहीम और राम। तो ये और शब्द क्या है प्यारे बच्चों? समुच्चय बोधक, अर्थात ये राम और रहीम को जोड़ रहा है। इसी प्रकार से अंदर जाइए और काम कीजिए, ये दो उपवाक्य हैं प्यारे बच्चों। अंदर जाइए और काम कीजिए क्या है? दो उपवाक्य है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? और। तो हमारा और शब्द क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, सलमा स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है, अर्थात ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या है? क्योंकि। तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक। उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूं, तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? समुच्चय बोधक। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। हिंदी के कुछ प्रचलित समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जैसे और, या, वह, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, तथापि, क्योंकि, अथवा, इसलिए, अगर, मगर आदि। ये क्या है प्यारे बच्चों? समुच्चय बोधक। नेक्स्ट आता है विस्मयादि बोधक। जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा जैसे भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इनका प्रयोग सामान्यतः वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है और इनके बाद विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह, ये एक डंडे के साथ नीचे बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, वाह कितना सुंदर चित्र है। तो ये वाह क्या है प्यारे बच्चों? हर्ष का विषय बता रहा है कि वाह कितना सुंदर चित्र है, और इसके बाद ये चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? विस्मयादि बोधक अव्यय। इसी प्रकार से हे भगवान मुझे बचाना, अरे देखो पीछे सांड खड़ा है, छी छी कितनी बदबू आ रही है। तो ये सब कैसे हैं प्यारे बच्चों? विस्मयादि बोधक। इनके अतिरिक्त शाबाश, हाय, आहा, अरे, अच्छा आदि का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे लेसन यही समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।